तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे अपने यूनिट 3 का आज लास्ट जो टॉपिक है वो लेके आए हैं, और ये टॉपिक हमारे पास है आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। कहने को हमारा लास्ट टॉपिक है, लेकिन इस लेक्चर में मतलब इस टॉपिक के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये हमें 1919 से लेकर 1947 तक पूरा पढ़ना है। तो कम से कम भी 7-8 वीडियो तो इसके बनेंगे, है ना, क्योंकि इसमें हमारी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री मतलब कि हमारा पूरा इतिहास आ गया, कैसे हमने गांधी जी के आने के बाद में स्वतंत्रता प्राप्त की। थोड़ा सा इस इतिहास इन लोगों ने बीच में स्किप कर दिया। वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों में विभाजित है। देखो दोस्तों, 3 चरणों में विभाजित है। अपन ने 1857 की क्रांति पढ़ी थी ना, उसके बाद में कुछ घटनाएं हुई थी, जैसे कि 3 चरणों में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमने जो आंदोलन चलाया उसे कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। 3 चरणों में इसे बांटा गया। प्रथम चरण आया 1885 से 1905, जब 1885 में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, और कांग्रेस पहला भारत में ऐसा दल बनकर उभरा जो भारतवासियों के मुद्दों को एक स्वर में बोलने लगा, है ना। और अंग्रेज जिसको सुनने लगे कि भाई कोई ऐसा दल है जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण देश के मुद्दों के बारे में बोलता है। तो वो चरण था हमारा प्रथम चरण 1885 से 1905 तक का। ठीक है, अब द्वितीय चरण आता है 1905 से 1919 तक का। इसमें क्या हुआ, जो ये कांग्रेस बनी थी ये परिपक्व हुई और उद्देश्य और सीमाओं का विस्तार किया। यहाँ पे कांग्रेस के उद्देश्य छिटपुट उद्देश्य थे दोस्तों, कि जैसे ये टैक्स कम कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन अब जो 1905 से लेकर 1919 तक का चरण था, इसमें कांग्रेस परिपक्व हो गई। अब एक कांग्रेस सुदृढ़ दल के रूप में उभर आई, और उसके उद्देश्य और सीमाएं थी। लगभग देश के सारे बड़े बड़े नेता कांग्रेस में थे, और उद्देश्य और सीमाएं अब हमारे स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य हो गया, ना कि हमारे देश के स्वशासन में सुधार करवाना। और ये जो तृतीय चरण है ये है 1919 से 47, और इसे कहते हैं गांधी युग। क्या कहते हैं? गांधी युग। और ये ही चरण हमारा सबसे मेन है। 1919 से 1947 ये ही हमारे सिलेबस में लिखा गया है कि 1919 से 1947 के बीच में जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास था वो हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो हम ये जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण ये जो हमें है यहाँ पे नहीं पढ़ने हैं। अगर नॉर्मल हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये पहले हम यहीं से शुरू करते हैं 1885 से, और 1919 तक को पढ़ते हैं। 1900 जब भारत ये दोस्तों 1919 में जब गांधी जी का भारत में आगमन हो गया, उस समय के बाद में जो हमारी संपूर्ण राजनीति है वो गांधी जी के हाथ में आ गई। और किस तरह फिर गांधी जी ने मिलके सभी नेताओं के साथ मिलके सभी लोगों के साथ मिलके देश को आज़ाद करवाया, वो हम पढ़ते हैं हमारे तृतीय चरण में। और ये हमारे स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। तो थैंक गॉड हमारे सिलेबस में ये 2 चरण नहीं लिखे गए, नहीं तो हमारी हिस्ट्री और भी वाइड हो जाती। इसके लिए थैंक यू है इन सिलेबस वालों को। हम पढ़ेंगे यहाँ गांधी युग, लेकिन गांधी युग में भी 1919 से लेकर 47 तक की सारी घटनाएं अपन को पढ़नी पड़ेंगी जो भी हुई हैं, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं जहाँ पे इन्होंने 1919 से 47 लिख दिया, और हर एक घटना में यहाँ पे गांधी जी का योगदान है। तो थोड़ा सा सीमित और बेसिक चीज़ें लेते हुए चलेंगे और जल्दी से पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो गांधी युग इसे कहते हैं 1919 से 47 तक। गांधी जी ताजी हवा के उस झोंके की तरह आए जिसने हमारे लिए खुली हवा में सांस लेना संभव बनाया। ताजी हवा के उस झोंके की तरह आए थे जिसने खुली हवा में हमारे लिए सांस लेना संभव बनाया। वे प्रकाश की उस किरण के भांति आए जो अंधकार में बैठ गई, है ना, जिसने अंधकार को खत्म कर दिया, जिसने हमारी आंखों के सामने से पर्दे को हटा दिया। वे उस बवंडर की तरह आए जिसने बहुत कुछ को, विशेषकर श्रमिकों के दिमाग को उलट पुलट कर दिया। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक में लिखी है गांधी जी के बारे में, कि गांधी जी का योगदान कितने हद तक हमारे स्वतंत्रता संग्राम में है। इन लाइनों से हमें पता चल जाता है। बहुत अच्छी लाइन लगी दोस्तों मुझे गांधी जी के कैरेक्टर को डिफाइन करने में, बिल्कुल शानदार वाली लाइंस। गांधी जी हमारे लिए एक चमत्कारिक पुरुष थे। अगर गांधी जी नहीं होते तो शायद स्वतंत्रता प्राप्त करने में और हमें 50 या 100 साल लग जाते। गांधी जी ही वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने संपूर्ण देश की जनता को एक किया, है ना। उससे पहले भी बहुत नेता हुए और उनके बाद में भी बहुत नेता हुए, लेकिन किसी में भी इतनी ताकत नहीं थी कि जिनकी एक आवाज़ पर संपूर्ण देश खड़ा हो जाता है। और संपूर्ण देश में सिर्फ बड़े बड़े लोग ही नहीं, एक दिहाड़ी मजदूर से लेके एक अमीर से अमीर व्यक्ति भी गांधी जी की एक आवाज़ पर खड़ा हो जाता था। तो वो जो प्रतिभा थी, वो जो नेतृत्व क्षमता थी, वो जो चमत्कारिक व्यक्तित्व था, वो गांधी जी का था। और गांधी जी एक अवतार के रूप में हमारे लिए
आए थे, और इसीलिए गांधी जी को फिर आगे चल के राष्ट्रपिता, महात्मा, इन सब की उपाधियाँ दी गई। तो बिना देरी किए अब गांधी जी के बारे में अगर हम बात करने लगे दोस्तों, तो इतना कुछ है कि हम मतलब उनके उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया है, उनके कर्मों का बखान करने लगे तो हमारे लिए पूरे मतलब अपन कितना भी टाइम उनको दे सकते हैं, सब कम पड़ जाएंगे, है ना। लेकिन हमें यहाँ पे अपने स्टडी को ध्यान में रखते हुए ही डिस्कस करना है, उससे बाहर अपन को नहीं जाना है। तो शुरू करते हैं। पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। 1915 में दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे। कब लौटे थे दोस्तों? 1915 में। यही वो समय था जब गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे। एक्चुअली हुआ क्या था, दक्षिणी अफ्रीका में उनके साथ बहुत ही रंगभेद, जो वहाँ पे काले गोरे वाला व्यवहार किया जाता था अंग्रेजों द्वारा, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया था, और उसी बर्ताव ने गांधी जी को एक सामान्य पुरुष से स्पेशल पुरुष बना दिया। उनके जीवन में, उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसे उन्हें लगने लगा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है और मुझे उसका विरोध करना चाहिए, और धीरे धीरे उन्होंने उसका विरोध करना शुरू किया, और लास्ट में रंगभेद नीति को जो दक्षिणी अफ्रीका में ख़त्म करवा के वो इंडिया लौटे। जब गांधी जी इंडिया लौटे तब तक गांधी जी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बन चुकी थी कि भाई कोई ऐसा बंदा है जो भारत से बिलोंग करता है और जो दक्षिणी अफ्रीका में आके रंगभेद के खिलाफ अंग्रेजों से लड़ रहा है ना। और उस उनके आंदोलन को वहाँ पे सफलता भी मिली थी, है ना। तो इसी सफलता के कारण गांधी जी एक वेल नोन पर्सनालिटी इंडिया में बन चुके थे आने से पहले। तो 1915 में वो भारत आए, और गोपाल कृष्ण गोखले, भारत में गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से प्रभावित हो गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। उनके विचारों से गांधी जी बहुत प्रभावित थे। युद्ध के दिनों में भारतीय युवाओं को अंग्रेजों की सेना में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया। देखो 15 में गांधी जी आए थे, है ना, और अपन सबको पता है कि 1918 में हमारा शुरू हो गया था प्रथम विश्व युद्ध, है ना। तो 1918 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था दोस्तों। शुरू में है ना गांधी जी, मतलब ऐसा नहीं है कोई एक आदमी जन्म से परिपक्व होता है, उसमें लाखों गलतियां होती है, और हमसे जब एक महान व्यक्ति महानता की सीढ़ी पर जैसे चढ़ने लगता है ना, उससे हजारों गलतियां होती हैं। और गांधी जी से भी ये गलती शुरू में हुई थी कि अंग्रेजों को समझने में उनसे भूल हुई थी। उनको लगता था कि अंग्रेज इतने बुरे भी नहीं हैं जितना बुरा हम लोग समझते हैं। वो लोग इंडिया के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, है ना। शुरू में जब वो इंडिया आए थे तो उन्हें ऐसे लगता था। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि भारतीय युवाओं को, युद्ध के दिनों में भारतीय युवाओं को अंग्रेजों की सेना में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित करने पर कुछ लोगों ने उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा। वहीं अंग्रेजों ने प्रसन्न होकर उन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी। ठीक है दोस्तों। तो मतलब 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध 18 में शुरू हुआ था, तब अंग्रेज़ों को ज़रूरत थी सैनिकों की, और इंडिया वाले प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते थे। इंडिया वाले कहते थे भाई हम क्यों शामिल हो, हमारा कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन क्योंकि हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे तो मजबूरी में हमें शामिल होना पड़ रहा था। तो गांधी जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय युवाओं को प्रोत्साहित किया कि आप इनके सैनिक बनो और युद्ध में भाग लो, है ना। क्योंकि उस समय गांधी जी से थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को समझने में भूल हुई थी। तो फिर कुछ लोगों ने उनकी निंदा करते हुए उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट का, तो दूसरी तरफ अंग्रेजों ने प्रसन्न होकर उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी। दोस्तों ये केसर ए हिंद नहीं है जिसे हम गलत मतलब वो करते हैं, समझते हैं कि अपन ये समझते हैं कि ये केसर ए हिंद है, मतलब केसर अपने बहुत अच्छा सा एक फूल होता है, वो वाली उपाधि है। मतलब ये उपाधि का नाम केसर हिंद है, ऐसा कुछ नहीं है। कैसर हिंद इसका रियल नाम जो मैंने यहाँ पे लिखा है कैसर हिंद है, ये केसर नहीं है। अंग्रेज क्यों केसर की उपाधि देंगे, उनको कैसर से क्या लेना देना है ना। तो ये अलग तरह की उपाधि है। कैसर शायद उनके वहाँ पे, जितना मैं जानती हूँ, उनके वहाँ पे कोई फेमस एक पर्सनालिटी थी, उनके नाम पे यह उपाधि भारतीयों को दी जाती थी। खैर छोड़िए। 1915 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर सत्याग्रह आश्रम की उन्होंने स्थापना की। उन्होंने अपना आश्रम बनाया अहमदाबाद में साबरमती के तट पर, नाम दिया सत्याग्रह आंदोलन। ये सब 1915 की ही बातें हैं। 1917 से 18 के बीच में 3 संघर्षों में गांधी जी ने सफल नेतृत्व किया। अब 17 से 18 के बीच है दोस्तों, इस 1-1.5 साल के अंतराल पे ही 3 संघर्ष हुए, और तीनों संघर्षों का नेतृत्व गांधी जी को सौंप दिया गया, और तीनों संघर्षों में गांधी जी ने सफलता प्राप्त की और सफल नेतृत्व उन्होंने किया। सबसे पहले था चंपारण सत्याग्रह, फिर है खेड़ा सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद के मिल मजदूरों का आंदोलन, है ना। चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ
है ना। और ये 1917 में हुआ। भारत में पहली बार सत्याग्रह करने की धमकी दी और इसी आंदोलन के पश्चात टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। देखो, सत्याग्रह किया नहीं था, लेकिन जब अंग्रेज चंपारण में दोस्तों नील की खेती को लेकर विद्रोह था कि अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती हमसे करवाते थे और भारतीय उसका विरोध करते थे, क्योंकि उचित दाम भी वो लोग नहीं देते थे। उस कुछ विवाद को लेकर था। तो इन्होंने हमारे किसानों का साथ दिया और उनके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया। और अंग्रेज उस टाइम तक, जब कैसरे हिंद की उपाधि इनको दे रखी थी, तो उस टाइम तक यूं ही समझते थे कि गांधी जी भी मतलब पूर्णतया भारतीयों के पक्ष में नहीं है, कुछ कुछ हमारे साथ है। तो अंग्रेज भी गांधी जी की बात इतना नहीं बर्डन लेते थे, इजीली मान लेते थे। तो उस समय उन्होंने अगर नहीं मानी तो फिर उन्होंने कहा कि हम सत्याग्रह कर देंगे अगर आपने बात नहीं मानी, और डर के अंग्रेज बात मान गए और आंदोलन, चंपारण आंदोलन सफल रहा, है ना। मध्यस्थता से काम ले लेते थे ये लोग कि भाई ये लोग ऐसे कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से नील की खेती नहीं करेंगे, तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, हम लोग अपनी 1/3 भूमि पे कर लेंगे, बाकी पे नहीं करेंगे। ऐसे कुछ मतलब ऐसे कुछ करवा के गांधी जी लगभग आंदोलन को सफल बना देते थे। और इसी आंदोलन के पश्चात जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है। दूसरा आंदोलन हुआ खेड़ा में। खेड़ा का आंदोलन दोस्तों, ये तीनों स्थान गुजरात में है। सबसे पहले तो खेड़ा का आंदोलन जो है, पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा जाता है। इसमें सत्याग्रह किया गया, है ना। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना। जो तीसरा आंदोलन था दोस्तों, मिल मजदूरों का आंदोलन, ये इन तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी 1918 में ही हुआ था। अहमदाबाद में मिल थी और मिल में क्या था, प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ था कि सबसे पहले तो अंग्रेज भारतीयों को प्लेग का बोनस नहीं दे रहे थे, है ना। और भारतीय ये कह रहे थे कि प्लेग के कारण, और फिर जब उन्होंने भारतीय मजदूरों ने विरोध करना स्टार्ट किया, तो फिर उन्होंने जो बोनस दिया वो लगभग 10% रखा, है ना। तो भारतीय ये कह रहे थे कि जिस हिसाब से हमें नुकसान हो रहा है उस एवज में ये बोनस कुछ भी नहीं है, तो हमें और बोनस दिया जाए, लगभग 35% का बोनस हमें दिया जाए और मिल में कुछ रियायतें दी जाए। लेकिन अंग्रेज इनकी बात मान नहीं रहे थे। इस आंदोलन में दोस्तों अम्बालाल साराभाई, ये मिल के मालिकों में से ही एक थे, और अनुसुईया बेन, है ना, इन दोनों ने गांधी जी का साथ दिया था। इसके अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां गांधी जी के साथ आ गई थी। जब गांधी जी की बात नहीं मानी गई तो लास्ट में उन्होंने सबसे पहले भारत में भूख हड़ताल इसी आंदोलन में रखी थी, मिल मजदूर आंदोलन में। और जैसे ही गांधी जी ने भूख हड़ताल रखी, अंग्रेजों के मतलब अफरा तफरी मच गई कि क्योंकि गांधी जी के साथ ही हजारों श्रमिकों ने भूख हड़ताल यहाँ पे कर ली थी। और अंततः अंग्रेजों को गांधी जी की बात माननी पड़ी और 35% बोनस देने पर अंग्रेज राजी हो गए। तो कितना परसेंट बोनस दिया गया? 35%। और यह एक सफल आंदोलन रहा। तो दोस्तों, इनमें से ये तो बहुत कम पूछा जाता है कि किस विवाद में हुए, और इतना डीप अपन को जाना भी नहीं है ना। लेकिन इनका क्रम बहुत पूछा जाता है कि तीनों आंदोलनों का क्रम। तो चंपा खेड़ा मिल, है ना, थोड़ा सा याद रख लेना कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में। चंपा खेड़ा मिल, चंपा खेड़ा मिल, है ना, ऐसे कुछ करके याद रख लेना। तीनों 17 से 18 के बीच में हुए थे। इसके बाद में आया दोस्तों रॉलेट एक्ट 1919 का। अब क्या है ये रॉलेट एक्ट? 17 मार्च 1919 को पारित एक एक्ट। इस अधिनियम में अंग्रेज सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। कि यह एक एक्ट था जिसमें अंग्रेज सरकार जब चाहे जिसको चाहे बिना किसी मुकदमे के जेल में बंद कर सकती थी। वास्तव में हो ये रहा था दोस्तों कि भारत में उस समय क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत तेजी से चल रही थी, है ना। और उन क्रांतिकारी गतिविधियों को कि कहाँ क्या षड्यंत्र चल रहा है ना। बहुत सारे दंगे भारत में हो रहे थे। क्रांतिकारियों ने, है ना, भारत के नाक में मतलब अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। तो उनसे निपटने के लिए कि उन पर जगह जगह जिसको मतलब जिस भी व्यक्ति को चाहे क्रांतिकारी या फिर किसी भी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, किसी भी आरोप में पकड़ लेंगे और जेल में डाल देंगे। और इवन उसको ये भी नहीं बताएंगे आपको किस आरोप में पकड़ा गया है, आपको ये भी नहीं बताएंगे कि आप पे क्या मुकदमा है, और आपको ये भी नहीं बताएंगे कि आपको कब तक जेल में रखना है। तो ऐसा एक एक्ट लाया गया था। संपूर्ण भारत में दोस्तों इसका भयंकर विरोध हुआ। इस कानून को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया कि इसमें ना कोई वकील है, ना कोई दलील है और ना ही कहीं अपील की जा सकती है। और इसे काला कानून भारत में कहकर संपूर्ण भारत में इसका विरोध किया गया। गांधी जी भी इसके विरोध पे उतरे। अब गांधी जी को भी अंग्रेजों की सच्चाई समझ में आने लगी थी और गांधी जी ने धीरे धीरे गांधी जी के साथ सारे बड़े बड़े नेता आ गए। और हुआ ये कि गांधी जी को जब गांधी जी ने ये चेतावनी दी कि
या तो अंग्रेज सरकार हमसे बात करे या फिर कुछ दिन में हम लोग क्या करेंगे, सत्याग्रह शुरू करेंगे और मतलब एक आंदोलन शुरू करेंगे। और डेट निश्चित निश्चित की गई थोड़े ही दिन में। तो उस डेट के दिन सुबह सुबह ही गांधी जी को दिल्ली में घुसने से पहले गिरफ्तार कर लिया गया और उसके पश्चात उन्हें बम्बई ले जाकर रिहा कर दिया गया। तो ऐसे रोलेट एक्ट एक एक्ट आया था। तो इसके बारे में दोस्तों, काला कानून किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है। बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून किसे कहा जाता है, ये आता है। कब पारित हुआ, ये आता है। अब है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में ही हुआ। हम क्रमबद्ध हिस्ट्री से चलेंगे। 1915 से शुरू हो रहे हैं, 1917, 18, अब 1919 में हम लोग आ गए हैं। क्रमबद्ध चलेंगे हम, कैसे कैसे 1947 तक घटनाएं हुई। 10 अप्रैल 1919 के दिन पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सामूहिक विरोध प्रदर्शन में शांतिपूर्वक निकाले जा रहे जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाकर निहत्थे आंदोलनकारियों को मार दिया। हुआ ये कि पंजाब में दो लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। वो क्या कर रहे थे, वो इसी रोलेट एक्ट का विरोध में हमारे जो सारे भारत में जगह जगह जो ये रैलियां निकाली जा रही थी, वही वो लोग कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, है ना। अब उनको गिरफ्तार करने के विरोध में जो उनके समर्थक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक शांतिपूर्ण रैली वो निकाल रहे थे उनकी गिरफ्तारी के विरोध में, है ना। लेकिन उन रैली में निहत्थे आंदोलनकारियों पे पुलिस ने गोलियां चला दी। ठीक है। अब इस चीज़ के विरोध में 13 अप्रैल 1919 के दिन, 13 अप्रैल 1919 का दिन था। और इस दिन पंजाब में वैसाखी त्यौहार दोस्तों मनाया जाता है ना। अमृतसर, पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग एक जगह है, एक बाग है, उसका नाम है जलियांवाला बाग। इसके विरोध में, किसके विरोध में, कि वो निहत्थे आंदोलनकारियों पे जो गोली चला दी गई थी, एक दो आंदोलनकारी उसमें डेड भी हो गए थे, तो उसके विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा बुलाई गई, है ना। अब ये जो जलियांवाला बाग था, सभा स्थल ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और केवल एक ही रास्ता था, बहुत छोटा सा रास्ता था दोस्तों। और सभा स्थल के चारों ओर इतनी ऊंची दीवारें थी कि कोई उसको कूद के नहीं जा सकता था। अब पंजाब के गवर्नर थे उस टाइम पे जनरल ओ डायर, है ना। अब जनरल ओ डायर आए और उन्होंने भीड़ को ना कोई सूचना दी, ना कोई घोषणा की कि भाई आप लोग यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ, छिन्न भिन्न हो जाओ, सरकार आप पे कोई एक्शन लेगी, है ना। डायरेक्ट आके निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी। अपने सैनिक लेके आए वो 50 और डायरेक्ट भीड़ पे गोलियां चलवा दी। कहते हैं कि 1000 से भी ज़्यादा लोग उस हत्याकांड में, उस बाग में मारे गए थे। तो इतना भयंकर हत्याकांड ये उस टाइम पे हुआ था कि इसकी मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की गई थी। अब हत्याकांड के विरोध में दोस्तों बहुत हमारे सारे बड़े बड़े नेता आहत हो गए। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी, तो अंग्रेज ये उपाधि उन्होंने अंग्रेजों को वापस लौटा दी कि भाई इतने घिनौने काम आप कर सकते हो तो हम आपकी उपाधियां लेकर क्या करेंगे। तो ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि लौटाई, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटाई थी, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उपाधियों वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अब दोस्तों भारत में जब इसका व्यापक स्तर पर विरोध होने लगा, जगह जगह पर इसके लिए सभाएं और जुलूस निकाले जाने लगे अंग्रेजों के खिलाफ, तो अंग्रेजों पे थोड़ा सा दबाव बना और इस दबाव को मतलब एक तरह से इसके दिखावे के रूप में हत्याकांड की जांच हेतु एक कमेटी बिठाई गई, हंटर कमेटी। हंटर कमेटी में लगभग 7 सदस्य थे दोस्तों, और उनमें 3 भारतीय सदस्य भी थे, है ना। चीमनलाल सीतलवाड़, शाहबाज सुल्तान और जगत नारायण, है ना। तो एस, जे और एस, सीतलवाड़, सुल्तान और जगत नारायण, एस, जे, एस। तो सीतलवाड़, सुल्तान और जगत नारायण, है ना। 3 भारतीय थे, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये 3 इसमें भारतीय सदस्य भी थे, लेकिन इन सदस्यों की कुछ मानी नहीं गई। और ये जो कमेटी बिठाई गई थी, ये नाम मात्र के लिए बिठाई गई थी, भारतीयों को दिखाने के लिए कि हाँ, भारतीयों को और संपूर्ण विश्व को दिखाने के लिए कि हाँ हम जांच कर रहे हैं, है ना। फिर हुआ क्या कि इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, एक सेकंड, हाँ, हंटर कमेटी ने, देखो फिर क्या हुआ कि इस कमेटी ने डायर को निर्दोष पाया। ओब्वियसली दोस्तों कि अंग्रेजों का ही किया धरा था, तो वो डायर को क्यों दोषी बनाएंगे। डायर को दोषी बनाएंगे तो उन पे आएगी ना कि भाई इतने गंदे अधिकारी आपने यहाँ पे नियुक्त कर रखे हैं कि जो निर्दोष जनता को मार रहे हैं। तो साफ साफ शब्दों में कह दिया इस कमेटी ने
कि उस समय भीड़ इतनी उत्तेजना पूर्वक और आपे से बाहर हो रही थी कि अगर डायर गोली नहीं चलाते तो भीड़ कुछ भी कर सकती थी, जबकि रियल में वो एक शांतिपूर्ण सभा थी। भीड़ के पास एक लाठी और एक पत्थर भी नहीं था, और मतलब हथियार तो दूर की बात है। लेकिन इस कमेटी में ये कहा तो जनरल डायर ने पुलिस के बचाव के लिए गोलियां चलवाई थी, तो यहाँ पे उनकी गलती नहीं है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया। इवन मतलब और मतलब एक बार के लिए जनता को दिखाने के लिए डायर को यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया। कहाँ से? इंडिया से, कि भाई उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनके मतलब एक आदेश से इन्होंने लगभग दोस्तों इन्होंने है ना सरकारी रिपोर्ट में सिर्फ 300 लोगों के मरने की बात कही गई थी, कि भाई फिर भी उनसे 300 लोग मरे हैं, तो उनको इस मतलब एक सजा के रूप में उनको अपदस्थ किया जाता है, तो उनको एक बार के लिए सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन क्या कि जब विदेश मतलब जब वो ब्रिटेन पहुँचे और ब्रिटेन में उन्हें सम्मानित किया गया, ब्रिटिश जो साम्राज्य है, ब्रिटिश जो संसद है, वहाँ पे इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का शेर है ना, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और 2400 पाउंड ऐसे कुछ के पैसे भी इन्हें दिए गए। तो मतलब ससम्मान उन्हें ब्रिटेन में इनका स्वागत किया गया। अब गांधी जी और हमारे सभी दिग्गज नेताओं जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय को समझ में आ गया था कि अंग्रेज बहुत ही झूठे हैं। तो गांधी जी ने भी हंटर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में कहा कि पन्ने दर पन्ने निर्लज और सरकारी लिपापोती की संज्ञा इसे दी। तो ये कोटेशन में उनका मेन हो जाता है, पन्ने दर पन्ने निर्लज और सरकारी लिपापोती इस रिपोर्ट में की गई है। अब दोस्तों इस रिपोर्ट की जांच के लिए भारतीयों को तो मतलब जो हंटर कमेटी ने रिपोर्ट दी थी उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तो हमारी कांग्रेस ने भी एक समिति बनाई जो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में बनाई गई, और इसके अलावा इसमें सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल जी के पिता, गांधी जी और शायद मदन मोहन मालवीय थे, है ना। तो इसमें ये सदस्य बिठाए गए, और इस रिपोर्ट में पाया गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोगों की कोई गलती नहीं थी, गलती सिर्फ और सिर्फ जनरल और डायर की थी। लेकिन भारतीय इस समय कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अंग्रेजों का ही शासन था। तो हमने उस समय कुछ भी नहीं किया, और हमने ढूंढा मौका कि जब मौका मिलता है हम बदला ले लेंगे इसका। ठीक है। अब आया खिलाफत आंदोलन सितंबर 1920। खिलाफत आंदोलन भी दोस्तों इम्पोर्टेंट घटना हमारी है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता का अभूतपूर्व उदाहरण हमें खिलाफत आंदोलन में देखने को मिला। हुआ क्या था कि भारतीय मुसलमान टर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे दोस्तों। टर्की में जो सुल्तान है उसको मतलब ये लोग अपना भगवान मानते थे, भारतीय मुसलमान। ठीक है। अब जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय तुर्की मित्र देशों की ओर से लड़ा था, और ये जो मित्र देश थे दोस्तों ये ब्रिटेन और इनके खिलाफ थे, है ना। तो अब ब्रिटिशों ने भारतीय मुसलमानों से वादा किया कि वे तुर्की को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब क्या हुआ कि देखो ये तुर्की तो मित्र देशों की तरफ से लड़ रहा था, और भारत किसके तरफ से लड़ रहा था? अंग्रेजों की तरफ से। लेकिन लड़ाई में भाग लेने से पूर्व भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों को कहा था कि हम आपकी तरफ से लड़ तो रहे हैं, लेकिन आप वादा करो कि तुर्की को नुकसान नहीं पहुंचाओगे अगर आप युद्ध जीत भी जाते हो तो अंग्रेजों ने वादा भी किया कि हम तुर्की को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद तुर्की का विघटन कर दिया गया, मतलब इस खलीफा का पद एक तरह से समाप्ति हो गया, है ना। और समाप्त तो नहीं हुआ, लेकिन विघटन कर दिया गया। विघटन का निश्चय किया गया, जिससे भारतीय मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे साथ धोखा कर दिया था, हमारे मुसलमानों के साथ। ठीक है। तो भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से बहुत नाराज हो गए। इसके विरुद्ध उन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया। उन्होंने जो अली बंधु थे दोस्तों, उन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया, और इसमें मुसलमानों के बड़े बड़े नेता इस आंदोलन में शामिल थे। गांधी जी को इस अवसर पर आमंत्रित किया गया, और गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता को जोड़ने का सुनहरा अवसर माना। गांधी जी को खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। गांधी जी ने कहा कि बिल्कुल हम आपका साथ देंगे, और मुसलमान भी इस चीज़ से राजी हो गए, और गांधी जी को खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। 1920 में दोस्तों वास्तव में तुर्की का विभाजन कर दिया गया। तब गांधी जी ने सबके सामने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। अब जैसे ही तुर्की का विभाजन कर दिया गया, खलीफा तो खत्म हो गया, तो अब गांधी जी ने कहा कि अब हम सबको मिलकर खिलाफत आंदोलन से काम नहीं चलेगा। खिलाफत आंदोलन चलाया भी, बहुत प्रयास भी किए, हिंदुओं को भी इसमें अपने साथ लिया, है ना। लेकिन क्या हुआ कि एक कमेटी भी बना के भेजी अंग्रेजों के पास इस बारे में बातचीत करने के लिए, लेकिन अंग्रेजों ने हमारी राय नहीं मानी। तो गांधी जी ने कहा कि अब हमें असहयोग आंदोलन चलाना चाहिए, है ना, और सभी लोग उस पर राजी भी हो गए। अब पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन।
दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 और 21 के दरमियान हुआ था। 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में इस आंदोलन हेतु प्रस्ताव पारित किया गया। आंदोलन चलाने के लिए कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया और आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन, जो नियमित अधिवेशन कांग्रेस का होता है, वो नागपुर में हुआ और इसकी पुष्टि कर दी गई कि हाँ जी, हम सब लोग सहमत हैं कि ऐसा एक आंदोलन चलाया जाए। तो ये अधिवेशन मैंने इसलिए रखे हैं दोस्तों कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन पास हुआ था, लाहौर प्रस्ताव था, है ना, ये सब कौन से प्रस्ताव में माने गए थे, है ना, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो याद रखना है, नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पास करने की पुष्टि हुई थी। इस अधिवेशन में दो निर्णय लिए गए थे, एक तो ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर भी स्वराज्य का लक्ष्य। पहले तो क्या था, हम लोग अब तक तो क्या कर रहे थे, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही स्वराज्य मांग रहे थे कि आप सुधार कर दो अपने अंदर ही, मतलब आप लोग शासन तो करो लेकिन शासन करने का हक हमें दे दो, मतलब हमारे भी अधिकारी ऊपर जाने चाहिए। लेकिन अब हमने डिसाइड कर लिया कि ज़रूरी नहीं है ब्रिटिश साम्राज्य हो ही, चाहे तो हमें इसको उखाड़ के बाहर फेंकना पड़े, लेकिन हमें स्वराज्य चाहिए। ठीक है। दूसरा, रचनात्मक कार्यक्रम की सूची बनाई गई कि हम एक क्रिएटिव वर्क भी हम लोग साथ साथ लेकर चलेंगे। सभी वयस्कों को कांग्रेस का सदस्य बनाना, कि जितने भी अपने युवा भाई हैं उनको कांग्रेस का सदस्य बनाया जाए, कताई बुनाई को प्रोत्साहन दिया जाए और हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। ये सब रचनात्मक कार्य करने का तय इस आंदोलन में किया गया। अब असहयोग आंदोलन दोस्तों चला भी दो ही रूपों में, एक रचनात्मक कार्यक्रम हो गए और एक नकारात्मक कार्यक्रम हो गए, है ना। रचनात्मक कार्यक्रम में हमने क्या क्या किया और नकारात्मक में हमने क्या क्या किया। दोस्तों रचनात्मक ने हमें राष्ट्रीय विद्यालयों, पंचायती अदालतों की स्थापना की। हमने कहा कि हम अंग्रेजों के विद्यालयों में नहीं पढ़ेंगे, हर एक अंग्रेजी चीज़ का बहिष्कार हमने कर दिया। और पंचायती अदालतों की स्थापना की गई कि हम लोग तो अंग्रेजों से न्याय भी नहीं मांगेंगे, वो कौन होते हैं हमारे देश में न्याय करने वाले, हम हमारा न्याय खुद करेंगे। ठीक है। दूसरा, अस्पृश्यता का अंत किया गया और हिंदू मुस्लिम एकता को बहुत अभूतपूर्व बढ़ावा दोस्तों इस चीज़ को मिला कि हिंदू और मुसलमानों की एकता का जितना अच्छा उदाहरण असहयोग आंदोलन में मिला, उतना आगे चल के हमारे किसी भी आंदोलन में नहीं मिला। और स्वदेशी का प्रचार किया कि हम स्वदेशी ही पहनेंगे और कताई बुनाई पर जोर दिया कि चरखा कातिए, खादी बनाइए, अपने वस्त्र खुद बनाइए, अंग्रेजों द्वारा लाए गए वस्त्रों पर जोर मत दीजिए। ठीक है। नकारात्मक पक्ष क्या क्या थे, सरकारी उपाधियां लौटा दी गई, प्रशस्ति पत्र लौटा दिए गए। सारे लोगों ने सरकारी उपाधि लौटा दी, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने, और प्रशस्ति पत्र उनके द्वारा जो दिए गए थे वो लौटा दिए। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। सरकारी स्कूल में नहीं जाएंगे, कॉलेज में नहीं जाएंगे, अदालतों से न्याय नहीं लेंगे और विदेशी कपड़े भी नहीं पहनेंगे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार दोस्तों, विदेशी वस्तुओं को यूज़ ही नहीं करेंगे। जैसे अब लोग हम कर रहे हैं ना, चाइना को बाइकआउट कर रहे हैं कि चाइना की वस्तुओं का यूज़ नहीं करना है, वैसे ही हमने अभियान चलाया कि विदेशी वस्तुओं का यूज़ नहीं करेंगे, मतलब ब्रिटेन से आने वाली वस्तुओं का यूज़ नहीं करेंगे। और सरकारी पदों से बहुत सारे दोस्तों हमारे जो दिग्गज नेता हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, इन्होंने अपने बड़े बड़े पदों से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अब 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। कुछ जगहों पर दोस्तों बहुत ज़्यादा सफल रहा, लेकिन कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा सफल नहीं भी रहा। पश्चिम बंगाल, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली और लगभग 90,000 विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ा तथा 800 नए राष्ट्रीय स्कूल खोले गए। कितनी बड़ी चीज़ है देखो दोस्तों, 90,000 विद्यार्थियों ने अंग्रेजी स्कूलों को छोड़ दिया और 800 नए हमारे भारतीय स्कूल खोले गए। लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े बड़े बैरिस्टर, मतलब वकीलों ने न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया कि हम वहाँ से न्याय लेंगे ही नहीं। गांधी जी ने कैसर हिंद, जुलू पदक, बोअर पदक, ये सभी वापस कर दिए। ठीक है। विदेशी जो कैसर हिंद इनको दिया गया था ना, जब अंग्रेजों को भर्ती करवाया था इन्होंने सेना में, वो अब वापस कर दिया। इसके अलावा भी इन्हें कई पदक दिए गए थे, वो भी इन्होंने वापस कर दिए। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। जिस तरह शराब की दुकानों पर धरना दिया गया, मतलब शराब की दुकानें भी बंद करवाई गई। इससे क्या हुआ दोस्तों, विदेशी कपड़ों की होली, शराब की दुकानें बंद, इससे क्या हुआ, अंग्रेजों का राजस्व 1 साल के अंदर अंदर बहुत भयानक उसमें कमी आई, मतलब अंग्रेजों की अर्निंग बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। गांधी जी ने खादी को प्रोत्साहन दिया। और यहाँ पे दोस्तों एक घटना है कि एक शायद अहमदाबाद की वो घटना है कि अहमदाबाद में एक सभा चल रही थी जिसमें गांधी जी कह रहे थे कि खादी को प्रोत्साहन दिया जाए, आप खादी ही कपड़े पहना कीजिए
तो वहाँ पे एक कार्यकर्ता खड़ा होता है और वो बोलता है कि गांधी जी, खादी बहुत महंगी है, हम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करें। तो गांधी जी को कुछ समझ में नहीं आया। गांधी जी ने कहा, क्योंकि दोस्तों हमारे पास विदेशों से जो कपड़े आते थे वो बहुत सस्ते होते थे, हमारा ही तो कच्चा माल लेके जाते थे वो, है ना, और फिर हमें ही आके बेचते थे। और जो हम जो खादी बनाते थे दोस्तों, वो मोटा कपड़ा भी होता था, बहुत मेहनत का काम भी होता था, और ऊपर से हमारे पास कच्चा माल भी नहीं बचता था। तो बच्चा कुचा माल हमें ऊंची कीमतों पे मिलता था, तो ऑब्वियसली उनके माल की तुलना में हमारा माल जो होता था वो महंगा होता था। तो ऐसे ही एक कार्यकर्ता ने कहा कि खादी बहुत महंगी है गांधी जी, हम कैसे अफोर्ड करेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि अगर खादी महंगी है तो अगर आप एक मतलब 6 महीने में अगर 5 ड्रेसेस पहनते हो तो कपड़े कम कर दीजिए, कि आप चाहे एक ही ड्रेस रख लीजिए लेकिन विदेशी मत पहनिए। और गांधी जी, सिर्फ ये बात हमने गांधी जी की सुनी है कि गांधी जी कभी भी किसी को सिर्फ उपदेश नहीं देते थे, उस उपदेश को वो प्रैक्टिकल रूप में खुद पे लागू करते थे। उस दिन का दिन था दोस्तों, गांधी जी ने वो कुर्ता वगैरह सब त्याग दिया था और सिर्फ एक लंगोटी में रहने लगे थे, कि खुद पे उस चीज़ को अप्लाई किया था और फिर लोगों को दी थी शिक्षा इसके बारे में। अब 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में विद्रोह हुआ। जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया, संपूर्ण भारत में उसको काले झंडे दिखाए गए दोस्तों। मोतीलाल नेहरू, अली बंधु, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, इन सबको इसके विरोध में गिरफ्तार भी कर लिया गया। हिंदू मुसलमानों की अभूतपूर्व एकता इस आंदोलन में हमें देखने को मिली, लेकिन कई कई जगह दोस्तों यह कार्यक्रम हिंसक भी हो गया। और जैसे ही हिंसा होने लगी, गांधी जी परेशान होने लगे। जैसे कि मालाबार विद्रोह कुछ हो गया था किसानों का, उसमें भी बहुत सारे लोगों को मतलब लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो गांधी जी को हिंसा तो बिल्कुल पसंद ही नहीं थी। तो जैसे ही हिंसा होने लगे, गांधी जी परेशान होने लगे। और इतने में एक कांड हो गया। 5 फरवरी 1922 का वो दिन था। 1 अगस्त 1920 से हमने शुरू किया था और 5 फरवरी 1922 का वो दिन था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा एक स्थान है, वहाँ पे चौरी चौरा नाम का कांड हुआ। वो क्या कांड था कि क्रोध से पागल भीड़ ने 22 पुलिस जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। कि भाई, पुलिस तो भयंकर, जो हमारा जो ये विरोध और धरना प्रदर्शन चल रहे थे दोस्तों, इसके ऊपर पुलिस भयंकर लाठीचार्ज और भयंकर विद्रोह कर रही थी, मतलब दमन कर रही थी, है ना। तो भारतीय इससे बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन गांधी जी कहते थे कि इनका प्रतिकार मत करो, कि ये डंडे मारते हैं तो हम डंडे खाते रहेंगे, एक ना एक दिन इनका हृदय परिवर्तन होगा, है ना। लेकिन सब लोग तो ऐसा नहीं सुनते हैं ना। तो कहीं पुलिस ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया होगा, तो वहाँ पे भीड़ क्रोध में पागल हो गई और 22 पुलिस कर्मियों को थाने में बंद करके उस थाने को आग लगा दी। गांधी जी इस कांड से बहुत आहत हुए और तुरंत आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। उस समय आंदोलन चरम पर था और गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेने के निर्णय की मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, राजगोपालाचारी जैसे सभी बड़े नेताओं ने आलोचना की दोस्तों। की उस समय आंदोलन इतना चरम पे था कि कहते हैं कि अगर आंदोलन 1 साल और चल जाता तो हमें स्वतंत्रता उसी साल प्राप्त हो जाती। लेकिन ये जो चौरी चौरा कांड हुआ, गांधी जी के सिद्धांतों में कहीं भी यह नहीं था कि मैं अहिंसा करूँगा, है ना, और सॉरी हिंसा करूँगा। और जैसे ही हिंसा हुई, वो गांधी जी के आपे से बाहर हो गया। तो गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, बिना इनकी परवाह किए कि हम स्वतंत्र हो सकते हैं, है ना। गांधी जी ने आगे चल के यंग इंडिया में लेख भी लिखा कि आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्वक बहिष्कार और यहाँ तक कि मौत भी सहने के लिए तैयार हूँ। आप देखिए उस आदमी का डेडिकेशन, कि वो कितना ज़्यादा अहिंसा का पालन करता था। कि मतलब जिसने इस आंदोलन को इतना बढ़ाया, इतना आगे चढ़ाया, अगर उस साल हम स्वतंत्र हो जाते तो शायद गांधी जी का नाम आज जितना है उससे भी कहीं दुगना आगे होता। लेकिन हिंसा उनको बर्दाश्त ही नहीं थी, और मतलब उनका अंतर्मन इस चीज़ को गवाह ही नहीं देता था, है ना, कि मेरी वजह से कुछ ऐसा हो जाए। और आंदोलन उन्होंने त्याग दिया और उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्वक बहिष्कार, क्योंकि उस समय गांधी जी की भयंकर आलोचना हुई थी दोस्तों। जो बड़े बड़े नेता उनका साथ दे रहे थे वो सभी उनके विरोध में हो गए थे और यहाँ तक कि मौत भी सहने के लिए तैयार हुई। ये गांधी जी ने अपने जो पत्र वो छापते थे यंग इंडिया, उसमें लिखा था। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 फरवरी को कांड हुआ और 10 मार्च 1922 को कि गांधी जी को हिंसा भड़काने के आरोप में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे चलकर गांधी जी को न्यायाधीश ब्रूमफील्ड द्वारा 6 वर्ष की कैद दी गई। ये जो दोस्तों 6 वर्ष की कैद सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम भी कई एग्जामों में पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा, न्यायाधीश था ब्रूमफील्ड। ठीक है।
तो कहते हैं कि ब्रूमफील्ड जब गांधी जी को सजा सुना रहे थे उनकी आंखों में आंसू आ गए थे कि मतलब सबको पता था कि गांधी जी तो बहुत ज़्यादा अहिंसावादी हैं, गांधी जी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वयं को जिम्मेदार बताया, स्वयं उन्होंने आत्मसमर्पण किया था कि ये आंदोलन मैंने चलाया, तो इस जो घटना हुई है इसकी जिम्मेदारी भी मैं लेता हूँ। लेकिन फिर आगे चल के गांधी जी का स्वास्थ्य खराब होने के बाद में उन्हें कुछ जल्दी रिहा कर दिया गया। तो ये था दोस्तों असहयोग आंदोलन। तो हमने 1915 से लेकर 1922 तक की घटना पढ़ ली है। अगले लेक्चर्स में हम आगे की घटनाएं कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।